फैज साहब को इदारे ने सजा का तयन किया है। 9 मई का मामला जो है वो 2 सालों से या 2.5 सालों से हुकूमत के पास है। 100 गज वारू गज ना फाड़ू, तो वो तो बातें तो 100 करते हैं, करते कुछ नहीं। सियासी मुखालिफ के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल किया, अभी तक कर रहे हैं। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की सजा के बाद तहरीक इंसाफ खास तौर पर बानी पीटीआई की मुश्किलात में मजीद इजाफे के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। हुकूमती वज़रा खुलकर ये मौक़िफ़ अपना रहे हैं कि अब 9 मई के वाक़यात में कोई भी मुजरिम बच नहीं पाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि 9 मई केसेस में फैज़ हमीद वादा माफ़ गवाह बन सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो वो पूरी कहानी कौम के सामने रख सकते हैं। उनका कहना है कि पाक फ़ौज में खुद एहतसाबी का अमल सबके सामने है और अब दीगर इदारों को भी अपने अंदर एहतसाब करना होगा। और वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने दावा किया है कि जी फैज़ हमीद बानी पीटीआई के लिए प्लानिंग करता था, दोनों एक पेज पर थे और बानी पीटीआई के हर बड़े जुर्म में फैज़ हमीद का किरदार शामिल था। उनके मुताबिक जो भी इस मामले में शरीक जुर्म रहा कानून के कटहरे में आएगा। जबकि उधर सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम आयद किया है कि तहरीक इंसाफ ने फैज़ हमीद से भरपूर फ़ायदा उठाया और फैज़ हमीद ने फैज़याब होने वालों के लिए अब कोई रियायत जो है हम नहीं छोड़ेंगे, उनका ये कहना। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी ऐसे में दावा किया कि साजिशी अनासिर आज भी बानी पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि फैज़ हमीद शवाहिद के साथ बानी पीटीआई के खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं। उनका कहना है कि मुल्क दुश्मन अनासिर का एहतसाब जारी रहेगा और वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। वो कहते हैं तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में मामलात फैज़ हमीद, जनरल बाजवा और बानी पीटीआई की मर्जी से चल रहे थे। और राना सनाउल्लाह ने एक मुलाकात का हवाला दिया और उन्होंने बताया कि जी साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने साबिक डीजी ISI फैज़ हमीद से कहा राना बहुत मोटा हो गया, उससे दोबारा स्मार्ट बनाओ। इस पर राना सनाउल्लाह ने मजीद क्या कहा है ये पहले आइए सुन लेते हैं। इस तरह की बातें करने की बड़ी आदत थी, तो मुझे कहने लगे राणा साहब बड़े तुसी सेहतमंद हो गए हो, मोटे ताज़े हो गए हो, ਜਦੋਂ जेल 'ਚ ਸੀ बड़े स्मार्ट ਸੀ। ਤੇ फैज़ कोई ना राणा साहब ਨੂੰ को दोबारा स्मार्ट करो। तो मैंने फिर उनसे कहा, मैंने कहा कि बाजवा साहब तुसी जड़ा मेरे ते मुकदमा बनाया है ना, उस मुकदमे का हिसाब मेरे अल्लाह ने इसे दुनिया दे विच जड़ा है ना वो करना है और तुहाडे और मेरे दरमियान मैं कहा ये हिसाब जड़ा ना ये अल्लाह करेगा तो इसे दुनिया 'च करेगा। कहने लगे मैं नहीं बनाया, मैं नहीं बनाया। मैं कहा नहीं तू ही बनाया। कहते नहीं नहीं वो लोग आर्डर्स लै रहे होंगे ने, कोई इस पासों कोई उस पासों। मैं कहा नहीं, आर्मी का सर्विंग ऑफिसर जड़ा है वो अदारे का सरबराह होवे और वो झूठा मुकदमा बनावे तो अगले दिन मैं खुद कोर्ट मार्शल हो सकता अगर आर्मी। तो दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में माहौल मजीद गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। कोहाट में पीटीआई ने कल के रोज ताकत का मुजाहरा किया। सुहेल आफरीदी ने इदारों का नाम लिए बगैर शदीद निशाना बनाया और इल्ज़ाम लगाया कि बानी चेयरमैन को दबाने की कोशिश जारी है और हमारे मैंडेट की हिफाजत करने वाले ही डाकू बन गए, हमारे मुहाफिज कातिल बने हुए हैं। सुहेल आफरीदी ने ऐलान किया कि इस बार डी चौक जाएंगे तो आज़ादी लेकर यहाँ कफन में वापस आएंगे। और नाज़रीन अब सवाल ये है कि एहतसाब कहाँ रुकेगा और कौन कटहरे में आएगा। इसे तमाम सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत सज़ा हो गई है, अब आगे क्या देख रहे हैं आप? इसके बाद सियासी आफ्टर शॉक्स क्या हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें फैज़ साहब को जो ये पूरा प्रोसेस है एक लंबे अरसे तक फ़ौज के इदारे ने अपने जो अंदरूनी एहतसाब का एक निज़ाम होता है, ये फ़ौज के बारे में ये क्लियर रहना चाहिए कि ये इसमें दाखिल होने का, इसमें तरक्की का और इसमें अकाउंटेबिलिटी का एक बिल्ट इन निज़ाम है, जिसकी वजह से ही ये इदारा जो है ये आज एक मजबूत इदारा भी है और दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान भी है और पाकिस्तान का मुहाफिज भी है। तो इस इदारे ने अपने एक सीनियर मोस्ट फर्द के खिलाफ जो है वो एक इंक्वायरी करके एक एहतसाब
के लिए एक सजा का तयन किया है। और ये फिर भी मैं बता दूं कि ये पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले भी ये इदारा जो है अपनी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी करता रहा है और अपने ही अफराद को, सीनियर अफराद को, इसी किस्म की इसी पोजीशन पे बैठे हुए लोगों को भी एहतसाब की सजाएं जो है वो देता रहा है। तो इस लिहाज से तो ये एक इदारा जाती अमल है जिस पे ना खुशी मनाने की ज़रूरत है और ना एतराज़ करने की ज़रूरत है, बल्कि इदारे की रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक अदालती प्रोसेस है जो उस इदारे के अंदर हुआ है। जहाँ तक सवाल है इसके आफ्टर शॉक्स का, तो इसके आफ्टर शॉक तो उतने ही मैं बता सकता हूँ जितनों का ऐलान हुआ है, और वो ये है कि जो उन्हें सजा दी गई है। बाकी जो काम हमारे वज़रा कर रहे हैं और जो मुतवक्के आगे के इम्कानात के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और आइंदा वो क्या करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि हम तो दीवार के उस पार भी देख रहे हैं। वज़रा की मैं बात कर रहा हूँ, वो तवातुर के साथ ये मुतालबा करते आ रहे हैं, बल्कि खबरें भी दे रहे हैं, मुतालबा भी है कि 9 मई के दीगर मुल्ज़िमान को भी जनाब कटहरे में लाया जाएगा, कड़ा एहतसाब किया जाए। जजेस हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, उनके भी एहतसाब की बात कर रहे हैं वो। तो क्या सियासतदानों से हट के जजेस, ब्यूरोक्रेट्स की तरफ भी ये मामला आ सकता है एहतसाब का? क्या देख रहे हैं आप मंजरनामा? हाँ देखें, एक तो ये है कि जो वो एक इम्कान जो वो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं और एक डिमांड है। चलें, डिमांड तो कोई भी अपनी रख सकता है, कोई भी रख सकता है, लेकिन मेरा तो ये ख्याल है कि आप किसी टैरो कार्ड वालों को भी गालबन बुलाने की बात कर रहे थे तो इन्हें बुला लिया करें। इन्हें पता हो कि जी अब ये होना है जी, अब ये होगा, इसके असरात वहां तक जाएंगे। मतलब ये ऐसा इकदाम है जिसके जरिए तौहीन अदालत भी होती है, तौहीन इदारा भी होता है, और आप एक इदारा जाती अमल के अंदर जो कि सीरियस प्रोसेस है, उसके अंदर आप इदारे की तौहीन भी करते हैं जी। और आप हैं भी हुकूमती जिम्मेदारी पे बैठे हुए फर्द। तो मैं तो इस चीज को एक बहुत ही अफसोसनाक अमर समझता हूँ। मुझे ये नहीं पता कि होना क्या है और क्या होगा और ये कहाँ तक जाएंगे, असरात कहाँ तक नहीं जाएंगे। मैं कैसे इस चीज को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ? लेकिन यह है कि इन्हें पता है, चूंकि अब इन्हें किसने बताया जी। ये तो सवाल होना चाहिए कि भाई आपका ये जो आप एक प्रोफेसी कर रहे हैं, ये जो आप एक पेशन गोई कर रहे हैं, ये जो आप नजूमियत कर रहे हैं, इसके लिए आपके पास सोर्स क्या है और किस बुनियाद पे कर रहे हैं और कैसे आपको ये किसने ये ताकत दी है कि आप किसी इदारे के मुतवक्के इक़दाम को पहले से प्रेडिक्ट कर रहे हैं। एक तो ये चीज है। दूसरी बात ये है कि अब तीसरी चीज जो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो कि नवाज शरीफ साहब ने भी की और लोग भी कर रहे हैं कि जी जो मुख्तलिफ वाक़यात माजी में हो चुके हैं उनके बारे में वो और लोगों के एहतसाब की डिमांड भी कर रहे हैं। अब जजों की डिमांड भी आ रही है, मजीद जो है आर्मी चीफ की डिमांड भी आ रही है। मैं समझता हूँ कि ये जो तमाम बातें, अगर जजों का एहतसाब होना है तो उसमें तो फिर बहुत लंबी लाइन है जी। वो फिर कहाँ से शुरू होगी और फायद ईसा से होते हुए इफ्तिखार साहब से होते हुए पता नहीं किस किस तक जहाँ तक जाएंगे आप ले जाए, वसीम हसन शाह साहब मरहूम से लेके जहाँ तक आप ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। लेकिन बात इसमें इतनी सी है कि ये जो उनकी डिमांड है, ये डिमांड करने के लिए उनके पास कोई जवाब होंगे तो डेफिनेटली वो कर रहे हैं। 9 मई के बारे में दुरानी साहब डेफिनेटली वेयर देयर इज फायर देयर इज स्मोक, ऐसा तो कुछ होगा ही। तो बातें हो रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर हम प्रिडिक्ट भी करें, इफ एंड बट्स पर भी बात करें, तो तहरीक इंसाफ का आपको फ्यूचर क्या लग रहा है इस केस के बाद? देखें, इसमें पहली बात तो 9 मई वाली बात है जिसकी आप बात कर रहे हैं। 9 मई का मामला जो है वो 2 सालों से या 2.5 सालों से हुकूमत के पास है। हुकूमत ने अभी उस पर कुछ नहीं किया, ठीक है ना जी। उसका इस्तगासा भी हुकूमत ने बनाना है। तो अब वो जो बातें, तो वो कहते 100 गज वारूं गजना फाड़ूं, तो वो तो बातें तो 100 करते हैं, करते कुछ नहीं है। अब कुछ है नहीं या कुछ करना नहीं चाह रहे। स्मोक और फायर का इशू नहीं है मेरे ख्याल में, ये इंटेंट, डिजाइन, ख्वाहिश का इशू है, ठीक है जी। ख्वाहिश और अमल का इशू है। देखते हैं उसमें से क्या निकलता है। कुछ हुआ भी तो वाले मुतालबे वाले तो सर समझ में आते हैं, लेकिन जो बबांगे दोहल ये दावा कर रहे हैं कि जनाब ऐसा ही होना है,
ان سے بھی ذرا پوچھ لینا چاہیے، کیونکہ وہ صحافیوں سے تو ذرائع پوچھتے ہیں، ان سے بھی ذرا پوچھ لیں کہ بھائی جان آپ بھی ذرا اپنے ذرائع ہمیں بتا دیں. اور اس کے علاوہ سر آپ کو نہیں لگتا کہ ان فیوچر اگر کوئی اس طرح کا فیصلہ ہو جاتا ہے جو یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں تو وہ سارا عمل جو ہے وہ کنٹروورشل ہو جائے گا؟ اصل میں تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جو 9 مئی کا ساری کنٹروورسی جنریٹ کی ہے وہ اس نے کی ہے جس نے وہ انصاف دینا تھا، حکومت خود. حکومت نے انصاف دینا تھا، فوج مدعی تھی. انصاف دینے کے بجائے انہوں نے اس سارے پروسیس 9 مئی کے واقعات کو اپنے سیاسی مخالف کے خلاف ایک ماحول بنانے کے لیے استعمال کیا، ابھی تک کر رہے ہیں. اور اس کے لیے اس کی وجہ سے اس کا سارا فائدہ تو شک کا فائدہ تو انہیں جا رہا ہے جن کے اوپر جن کو یہ ایکیوز کر رہے ہیں. اور جہاں تک سوال ہے سزا دینے کا، آپ نے انگلینڈ میں دیکھا، امریکہ میں دیکھا، ایسے ہی واقعات کے اوپر وہ ایک ہفتے کے اندر جو ہے حکومتیں پورا کیس بناتی ہیں. بھئی ٹیپس ہوتی ہیں، ریکارڈنگز ہوتی ہیں، ویڈیوز ہوتی ہیں، لگا کے آپ جس نے کچھ کیا ہوتا ہے اس کو سزا دیتے ہیں. لیکن آپ وہ تو نہیں کر رہے. آپ بیان اتنے لمبے لمبے دے رہے ہیں. مطلب ٹی وی کا اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ ایک ہی ریل بنائی ہوئی ہے اور وہ روز جو ہے صبح سے شام تک وہ چلتی رہتی ہے. یہ تو ہو گیا. جہاں تک آپ کا اگلا سوال ہے کہ جی پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے، پی ٹی آئی تو ہے ہی نہیں. اس پہ تو ویسے ہی اس نام کی تو کسی پارٹی کو حکومت نے چھوڑا ہی نہیں ہوا. الیکشن کے لیے بھی نہیں چھوڑا تھا اور ابھی بھی نہیں ہے. باقی جہاں تک تو چل ہی رہے ہیں نا، بانی پی ٹی آئی اب کیسز تو بھگت ہی رہے ہیں، تو کیس ملٹری کورٹ میں بھی جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کو یہ کیا صورتحال لگتی ہے آئندہ دنوں میں؟ دیکھیں ملٹری کورٹ کے بارے میں، ملٹری کے بارے میں تھوڑا سینسیٹیو ہوں اور میں ان سے ریلیٹڈ کوئی پولیٹیکل پریڈکشن یا کوئی پولیٹیکل ایکٹ کے بارے میں لائن نہیں کرنا چاہتا. میں ان لوگوں کی فوج میں شامل نہیں ہونا چاہتا، افراد کی ایک لسٹ ہے لمبی جو کہ خود اپنے ادارے. بالکل سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں درانی صاحب، دفاعی معاملات میں ذرا احتیاط برتنی چاہیے. وزیر دفاع کا ذکر کر لیتے ہیں. خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، جس طرح سے ابھی آپ پہلے ایک سوال کے جواب میں کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی تو ہے نہیں ہے، اس کی اینٹی نہیں ہے، کوئی نظر نہیں آتی کے پی کے علاوہ. لیکن خواجہ آصف کہتے ہیں کہ سازشی عناصر ہیں جو بانی پی ٹی آئی کو آج بھی سپورٹ کر رہے ہیں. یہ کون ہے جو انہیں سپورٹ کرنے کی جرت کر رہے ہیں اور واپس لانے کے لیے کوششیں بھی کر رہے ہیں بقول خواجہ صاحب کے؟ آپ کے نزدیک ایسے لوگ کیا موجود ہیں؟ کوئی ایسی کوششیں ہو رہی ہیں ابھی بھی؟ ہاں یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کون لوگ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں پھر واضح کرتا ہوں پی ٹی آئی جو ہے الیکشن کمیشن کے حساب سے ایگزسٹ نہیں کرتی. گراؤنڈ پہ تو ایگزسٹ کرتی ہے، پبلک میں ایگزسٹ کرتی ہے اور پبلک میں بہت قوت کے ساتھ ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن الیکشنوں میں اس کو ایگزسٹ نہیں کرنے دیا گیا، نہ الیکشن کمیشن اس کی حیثیت کو تسلیم کرتا ہے. اس کے باوجود یہ پابندی لگانا چاہتے ہیں تو وہ پتہ نہیں کس چیز پہ، ہوا پہ ابھی تک ساری جنگ ہو رہی ہے تو وہ بھی ہوا پہ ہی کریں گے. یہ جو بات آپ نے پوچھی کہ جی آپ اس سارے سلسلے میں جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے ان کے اوپر کیا صورتحال اور کون ان کی مدد کا جو سوال آپ نے اٹھایا، میں سمجھتا ہوں ان کی سب سے زیادہ اس وقت جو مدد کر رہی ہے وہ حکومت کا. اچھا آپ کی بات تھوڑی سی لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ مشکل سی بات کر دیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو آپس میں ٹکراؤ کے لیے ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ ٹکراؤ موجود ہے. کیونکہ پریکٹیکلی کرنے والا تو کوئی ہے نہیں، نہ کوئی اس وقت سڑکوں پہ نکل کے ڈنڈے چلا رہے ہیں اور نہ کوئی جھگڑے کر رہے ہیں. ہاں سیاستدانوں نے باتیں تو کرنی ہوتی ہے، تو باتیں اگر کر رہے ہیں تو باتیں تو آگے بھی بہت کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت خود جو ہے وہ اس ماحول کو بنانے کی کوشش کر رہی ہے. جو انہوں نے یہ بیان دیا کہ جی کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں، وہ لوگ تو سارے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو باقی جو باہر ہیں وہ تو حکومت والے ہیں یا حکومت کے حمایتی ہیں. اس کا مطلب وہی جس کو فائدہ جا رہا ہو اسی پہ شک بھی جایا کرتا ہے. پولیس کا ایک اصول ہے کہ جو اگر انہوں نے کسی ملزم کو یا مجرم کو پکڑنا ہو تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس جو ایکٹ ہوا ہے یا یہ جو جرم ہوا ہے اس کا بینیفیشری کون ہے. تو بینیفیشری تو اس وقت حکومت ہے جو بیٹھی ہوئی آگے. تو اس حکومت کا یہ کہنا کہ کوئی ان کی مدد کر رہا ہے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ خود ہی اندر خانے مدد کریں تاکہ ان کو ہوا بنا کے اپنی ایگزسٹنس کا جواز بنائے.
मतलब पीटीआई को, उसकी लीडरशिप को एक खौफ की अलामत बना के वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी इक़्तिदार में रहने का जवाब कायम रह सके, और वो ये कहें कि जी अगर ये बाहर आ गए तो उसके नतीजे में आसमान ज़मीन हो जाएगा, ये हो जाएगा। हर कोई बाहर होता है, अंदर होता है। इस वक्त भी आप देख लेंगे एक बंदा जो जेल में बैठा हुआ है, जिससे कोई मिल भी नहीं सकता, जिसका कोई बयान भी नहीं आ सकता, उसके बारे में ये कहना सर किसी बहुत वजीर टेक्निकल का वैसे आप बात कर रहे हैं, और ये वाकई एक तरफ एक सोच जो है वो जाती है, और ऐसा मुमकिन है भी। तहरीक इंसाफ शदीद मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है। सुहेल आफरीदी ने एक बार फिर धमकी लगा दी है कि इस बार डी चौक जाएंगे तो आज़ादी लेकर या कफन में वापस आएंगे। अब तहरीक इंसाफ के इरादे की जो हम देख रहे हैं, वो आपको क्या लगता है कि क्या ऑप्शंस बची हैं तहरीक इंसाफ के पास? देखिए, एक टोन है जो कि उन्होंने शुरू से इख्तियार की हुई है, और वो एग्रेसिव टोन होती है। गालिबन जो अपोजिशन होती है उसके पास ज़बान ही होती है जिसको वो चला सकती है, और तो बंदूक तो होती नहीं जिसको वो चला सकती। ठीक है ना, बंदूक तो हुकूमत के पास होती है, डंडा भी हुकूमत के पास होता है, जेल भी हुकूमत के पास होती है। तो वो अपनी ज़बान चला रहे हैं। अब ज़बान चलाने पर पाबंदी लगानी है तो उनको भी अंदर कर लें, वरना तो ये तो देखिए ऑपोजिशन के पास तो इसी किस्म की बढ़ते ही होती हैं कि वो कहें जी कि हम जाएंगे, हम चलेंगे, हम जुलूस निकालेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। बाकी तो जुलूस तो वही निकल सकता है जहाँ हुकूमत रास्ता दे, वरना तो पिछली दफ़ा हमने देखा था कि वो मोटरवे के ऊपर उन्होंने ट्रेंचेस खोद दी थी। तो अगर मोटरवे पर ट्रेंच खोद देंगे तो फिर कैसे जाएंगे आगे? मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें जो है इनका जो वो है दायरा इख्तियार है वो तो ज़ुबान तक है। उनका दायरा इख्तियार जो है जेल से लेके सड़क तक का है। तो वो जो चाहे कर सकते हैं, वो तो जंगल के बादशाह हैं। ये बेचारे मतलब ठीक है, ये बातों के बादशाह हैं, तो ये बातें करते हैं। तो बिल्कुल इसलिए ये बातें जो ऑप्शन इस वक्त ऑपोजिशन के पास हैं उसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। दुरानी साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जानिब से, आईन पाकिस्तान की जानिब से 21 दिसंबर को कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया गया है। सियासी मफाहमत के लिए हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो पीपल्स पार्टी को भी दावत देने जा रही है, ये फैसला किया गया है। क्या कोई रास्ता निकल सकता है मुफाहमत का? देखिए, ये तो मफाहमत का मैं तो खुद ताई हूँ, और मेरे ख्याल में आखिर में होनी भी मफाहमत ही है। मफाहमत के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। पाकिस्तान के पास भी नहीं है, हुकूमत के पास भी नहीं है, इदारों के पास भी नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में जब मफाहमत ही होनी है तो ये एक अच्छी कोशिश है, लेकिन अभी चूंकि आगाज है तो मुझे नहीं लगता कि एक कॉन्फ्रेंस से कोई बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा। लेकिन ये है कि ये एक अच्छी कोशिश है। इस किस्म की एफर्ट्स अपोजिशन को करनी चाहिए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को भी करनी चाहिए, और बाकी भी पीटीआई को भी इस किस्म के इक़दामात से एक पॉजिटिव मेरा ख्याल है वो डेवलप होता है, माहौल डेवलप होता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हुकूमत इसको किस तरीके से देखेगी। अभी तक तो हुकूमत तो सिर्फ और सिर्फ मौला जट रोल में मौजूद है। वो किसी रिकन्सिलिएटरी मोड में तो जाने के लिए तैयार नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हुकूमत किसी रिकन्सिलिएटरी मोड में जाने तैयार है। सही, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब।